यूपीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा गुरुवार को राजधानी भोपाल आए, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के साथ बैठक कर अपनी बात रखी। बाद में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि आज की बीजेपी मनी ऑफर करती है, जबकि उनकी बीजेपी की पहचान अटल बिहारी वाजपेयी जी से थी। उधर क्राइम ब्रांच ने राजधानी भोपाल से चरस के तस्कर गिरोह को पकड़ा है, जिसमें एक मुंबई की महिला भी शामिल है। ये चरस नेपाल से होते हुए कानपुर और फिर भोपाल होते हुए मुंबई भेजी जाती थी। उधर पीएम मोदी ने बूस्टर डोज को मुफ्त लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस निर्णय की तारीफ की है। उधर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के जबलपुर कटनी के ऑफिस में आईटी की रेड पड़ी है। विधायक पर टैक्स चोरी के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने संजय शर्मा का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए पैसा, पुलिस और प्रशासन का उपयोग कर रही है। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा गुरुवार को राजधानी भोपाल में थे, जहां होटल पलास में उन्होंने कांग्रेस विधायक के समक्ष अपनी बात रखी। करीब 1 घंटे चली इस बैठक के बाद सिन्हा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि एमपी में विधायकों की खरीद फरोख्त बताती है कि आज की बीजेपी पैसा देकर लोगों को खरीदती है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी इस तरह की गतिविधियों में कभी भी लिप्त नहीं रही। इसलिए अटल आज भी लोगों को याद आते हैं। मैंने 1-2 बातें उस बैठक में कही जिससे कि मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे इतना अफसोस है आज के दिन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम रियली पेन्ड। मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो 1 वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? उधर भोपाल क्राइम ब्रांच के हत्थे एक चरस गिरोह पकड़ में आया है, जिससे 10 किलो चरस जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बताया कि पकड़े गए गिरोह में एक मुंबई की महिला भी शामिल है, जो बांद्रा जैसे पौष इलाके में इस चरस को बेचती है। इस बीच पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस की माने तो ये चरस नेपाल से कानपुर होते हुए भोपाल आता था, जहाँ से इसे मुंबई कस्टमर के पास भेजा जाता था। दरअसल क्राइम ब्रांच को 2 अपराधों में लगभग 10 किलो चरस जो है पकड़ने में सफलता मिली है। ये चरस की तस्करी जो है नेपाल के रास्ते, और इसमें 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें पहले भी जो व्यक्ति है वो उन्होंने जो है चरस में जो है उनको भोपाल में पहले भी अरेस्ट किया जा चुका है। और जो बाकी लोग हैं उनको एक व्यक्ति है जो कि मतलब जो है नेपाल से लेकर कानपुर लाते हुए जो है तस्करी, ये पूरा ट्रांजिट का काम करता था। और कुछ व्यक्ति हैं जिनको अरेस्ट किया गया, जो ये मुंबई से आकर के ये माल मुंबई लेकर के जाते थे और अंधेरी बांद्रा जैसे जो एरिया है, हाई पॉश एरिया है, उन पे उनको वहाँ पर जो है ये बेचने का जो है काम करते थे। बिल्कुल 4 आरोपी हैं। शाहिद हैं, मुंबई के हैं, और एक महिला है, ये आपको जो है अंधेरी वेस्ट की रहने वाली है। बबलू है, ये आपको शाहजहानाबाद का है। और वीर बहादुर है, ये आपको जो है बीरगंज जिला परसा मध्य प्रदेश नेपाल का रहने वाला है। तो एक नेपाल के आरोपी को भी जो है हमने अरेस्ट किया है अभी। और ये बेसिकली नेपाल का आरोपी के इसके बारे में ये कहना, ये कारपेंट्री का काम करता है कि ये बेसिकली बॉर्डर से जो है लाभ उठाकर बेसिकली स्नेक करता था। और ये साथ ही साथ ये बिहार में भी रहता था, इसके लोकल रिलेशंस बिहार में भी हैं। तो इन रिलेशंस को यूज करते हुए ये जो है मेजर चरस का जो है नेपाल से ट्रांजिट करते हुए जो है मुंबई तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक बूस्टर डोज पेड था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे मुफ्त लगाने की घोषणा की है। ऐसे में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी का आभार माना है। प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय देश की जनता के लिए, ये प्राकृतिक आपदा जो कोरोना की आई थी, पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तत्परता से काम किया था वो विश्व ने सराहा था।
ये आलोचना करने वाले दलों को सोचना चाहिए, जो कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, उसमें चर्बी बता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बिना किंचित विचलित हुए लगातार जनसेवा में लगे, राष्ट्र सेवा में लगे, और आज उसी कड़ी में एक ये बूस्टर डोज जो दिया है कोरोना का आम जन के लिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उधर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा के यहां आईटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आईटी की टीम का आरोप है कि विधायक द्वारा टैक्स चोरी की गई है। ऐसे में विधायक के सपोर्ट में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले विपक्ष को कमजोर करने के लिए बीजेपी की सरकारों द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। शुरुआत है ये संजय शर्मा के वहाँ, अभी तो हम सबके वहाँ छापा पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बार बार बोलता हूँ, आपके टीवी चैनल विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल पे विश्वास नहीं रहा, चुनाव जीतने की क्षमताएं खत्म हो गई हैं, तो तमाम जगह की सरकारें अब गोवा पे अटैक, महाराष्ट्र पे अटैक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये करके अब जो लोग विपक्ष में बैठे हैं अलग अलग दल के, उनको कैसे कमजोर करके, उनको कैसे राउंड बॉक्स में लाके कैसे अपनी तरफ मिलाया जाए, ये बीजेपी करने लगी है अभी। कर्नाटक के बेंगलुरु में कृषि के क्षेत्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले दिन यानी 14 जुलाई को इसका विधिवत शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है और केंद्र सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल फल और सब्जी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो किसानों के लिए नगद आय प्राप्त करने का जरिया बना है। आने वाले दिनों में किसानों के हित में सरकार और कई बड़े कदम उठाएगी। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से हम सब मिलकर पूरे देश में काम करेंगे और देश की आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। क्या हम इस बात को तय कर सकते हैं कि हम डिजिटल एग्रीकल्चर की ओर जाएंगे, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी तय करेंगे और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान को अपने घर से कहीं किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े, उसका जो हित लाभ है वो वहां तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा के आकलन के लिए पटवारी पर और राज्य सरकार पर निर्भर करना पड़ता है। राज्य सरकार खूब कोशिश करती है, फिर भी नीचे अमानत में खयानत हो जाती है, कई लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। जिस प्रकार से हमारा कर्नाटक ने किया, महाराष्ट्र ने किया और अन्य क्षेत्र इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं कि कहीं बाढ़ आ गई तो फला खेत में इतना नुकसान हो गया और हम उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तय कर दें कि इसका इतना एकड़ खेत था और इसमें ये फसल बोई हुई थी और इस फसल का इतना मुआवजा बनता है और वो मुआवजा 1 महीने के भीतर उस किसान के अकाउंट में पहुंच जाए, ना आंदोलन की जरूरत पड़े, ना ज्ञापन की जरूरत पड़े, ना हाया तोबा की जरूरत पड़े। तो ये डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं क्या? ऐसा मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब सार्थकता इस बैठक की कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर अगर हम विचार करेंगे तो इसका लाभ पूरे देश को होगा, अपने राज्य को भी होगा